जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप लोग को मेरी आवाज प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है तो ओके लिख दीजिए चैट बॉक्स पर। ओके लिख दीजिए। ओके। ओके। अगर मेरी आवाज प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है तो फटाक से ओके लिख दीजिए। ऑलराइट। तो हम लोग सेशन को जो है वो स्टार्ट करेंगे। आप 1 जनवरी 2024 ये डेट याद रखिएगा। इस दिन से रोज शाम में 7 बजे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की किताब जो है वो कवर करवाई जाएगी। 15 दिन के अंदर हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस यानी कि ये किताब जो है वो पूरी कंप्लीट कर लेंगे। ये सेशन स्पेशली उन लोग के लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग एक बार में बैठकर पूरी बुक फिनिश नहीं कर पाते। तो हम आपके साथ मिलकर जो है ये पूरी बुक फिनिश करवाएंगे। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे जनरल स्टडीज के बैच में है तो आपको अलग से ये कोर्स लेने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर किसी को ये कोर्स चाहिए तो मात्र 49 रुपीज में ये कोर्स जो है वो उनको मिल जाएगा। मात्र 49 एंड ओनली 100 सीट्स इज अवेलेबल। तो आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं तो उनको भी आप ये चीज शेयर कर सकते हैं। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की BL ग्रोवर की जो किताब है वो पूरी की पूरी हम कवर करेंगे। 500 पेज की किताब है। ये लास्ट ईयर भी हमने इस प्रकार के सेशन शुरू किए थे जिसको हम लोग नाम देते थे सुंदरकांड सेशन। कि बहुत जल्दी बहुत पूरे कोर्स को हम लोग जो है वो कवर अप कर दे। तो ऐसे ही अब सुंदरकांड सेशन जो है वो 1 तारीख से शुरू हो गया है। और इसके अलावा अभी जो हम लोग कवर करने वाले हैं ये 12 और 13 दिसंबर के करंट अफेयर्स के लेक्चर को कवर करेंगे। और ये जो लेक्चर आप देख रहे हैं ये बेसिकली इसमें कंप्लीट न्यूज एनालिसिस हम लोग कवर करते हैं। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट PSC UPSC या किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तो इसके लिए करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट प्लस MCQ के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करते हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों में ये करंट अफेयर्स होते हैं और इस प्रकार से क्वेश्चन आंसर के जरिए हम लोग कवर करते हैं। और ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। प्लस हमारे जनरल स्टडीज के बैच को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट जो है वो मिलेगा। इसमें हमारी पॉलिसी भी आप पढ़ सकते हैं कि एग्जाम में 80% क्वेश्चन अगर हमारी क्लास से नहीं आए तो 100% फीस वापस। ये क्लेम हम ऐसे ही नहीं करते हैं, इसलिए करते हैं और प्रूफ के साथ ये चीज बताते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय देरी के आपको मैं बताता हूँ सबसे पहले कि आज कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड 2023 की हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, GS पेपर 3। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान में रखिएगा। और पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। फिर अब्राहम लिंकन के बारे में हम बात करेंगे। टॉपिक बेसिकली GS पेपर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू और पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इसमें प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन की बात होगी और पावर पावर की बात होगी जो आप लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आने वाले समय के आप ऑफिसर्स बनोगे। फिर इसके अलावा काशी तमिल संगमम वाराणसी के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिला। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रीलिम्स में आ सकता है। फिर राज्यसभा का सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी, तो ये कमेटी यानी कि ये समिति जो है वो क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है GS पेपर 2 पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, किसी कोई बता सकता है कि ये पावर प्रोजेक्ट जो है वो कहां पर है, कौन सी स्टेट में है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं और जो चीज मैं आपको बोल रहा हूँ उस चीज को फॉलो करोगे तो सिलेक्शन आपका होगा। जितने भी हमारे यहाँ पर एटॉमिक पावर प्लांट्स है, राइट, या पावर प्लांट्स है, तो उसके बारे में आपको जो है वो आइडिया होना चाहिए कि लोकेशन, उसके नाम वगैरह, न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह के। नासा का कसीनी स्पेसक्राफ्ट एक हमें देखने को मिलता है। तो इसका मिशन किसके लिए है? सैटर्न को स्टडी करने का इसका मिशन है। और सैटर्न का एक मून है जिसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। वहां पर हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो प्राप्त हुआ है, मिला है साइंटिस्ट रिसर्चर को। और ये बताता है कि वहां पर लाइफ की संभावना है, जीवन की संभावना है। तो इस टॉपिक को हम लोग कवर अप करेंगे। देन एक नया कोविड 19 का सब वेरिएंट केरला के अंदर आया है तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, नोमा बीमारी, नोमा NOMA, नोमा बीमारी। इसकी अगर मैं ओरिजिनल फोटो आपको दिखा दूंगा तो बड़ा दिमाग खराब हो जाएगा आपका। बहुत डिस्टर्बिंग ओरिजिनल फोटोज है। ये कार्टून वाली फोटो आप देख सकते हैं, इसी से समझ में आ रहा है कि बीमारी कितनी खतरनाक है। इंसान का चेहरा है और ये पूरा चेहरा जो है वो खराब कर देती है बीमारी। फिर खेलो इंडिया पैरा गेम्स अभी न्यू दिल्ली के अंदर हमें देखने को मिला तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सेरा लियोन करके एक कंट्री हम लोग को जो है वो देखने को मिलती है। अब सनी लियोन ही कोई नहीं बोलेगा भाई, ये सेरा लियोन है, राइट। ये कंट्री का जो है वो नाम है। और इस कंट्री के अंदर अभी रिसेंटली तख्ता पलट जैसी स्थिति जो है वो बनी थी। अब क्यों बनी थी तो उसका एक आपको आइडिया होना चाहिए। और फिर हम लोग ये ECOWAS के बारे में बात करेंगे। ये बेसिकली एक संघ हम लोग को देखने को मिलता है, एक ग्रुप है अफ्रीकन कंट्रीज का। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए। और सभी लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे लेक्चर के दौरान। चलिए, वेरी गुड।
आर्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर 2023, 2023 का आर्टिक रिपोर्ट कार्ड ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। आप जैसे फोटो में देख सकते हो, फोटो में देखकर आपको क्या चीज समझ में आ रही है? आपको ये पोलार बियर दिखाई दे रहा है और एक मानव दिखाई दे रहा है, ह्यूमन दिखाई दे रहा है। ये पोलार बियर चिल्ला रहा है मानव के ऊपर कि अबे तुम लोगों ने क्या कर दिया, तुम्हारे चक्कर में साला हमारा जो हैबिटेट है, जो हमारा जहां पर हम लोग रहते हैं, वो एरिया खराब हो रहा है। क्योंकि आपको पता है क्लाइमेट चेंज के चलते टेम्परेचर लेवल इंक्रीज हो रहा है। हमने क्या कर दिया है, हमने बहुत सारे पल्यूटेंट्स को, बहुत सारे प्रदूषकों को जो है वो इस पर्यावरण में रिलीज कर दिया है, एनवायरमेंट में रिलीज कर दिया है। जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण टेम्परेचर लेवल बढ़ रहा है, तापमान बढ़ रहा है। हमने कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर दी, हमने मीथेन एमिट करी, न जाने कितनी ऐसी पल्यूटेंट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, तो ऐसी ऐसी पल्यूटेंट जैसे प्रदूषक हमने एनवायरमेंट में डाल दिए हैं कि टेम्परेचर लेवल राइज हो गया और ये बेचारे जो आर्टिक क्षेत्र में रहने वाली जो प्रजाति उनको बड़ा खतरा हो गया है। तो ये आर्टिक रिपोर्ट कार्ड 2023 का क्या कहता है, इसको हम लोग समझेंगे। ये मेंस के लिए आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस प्रीलिम्स के लिए भी। तो बहुत ध्यान से ये पूरे टॉपिक को सुनिएगा। तो पहला क्वेश्चन के अंदर हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, एनओएए इनके द्वारा पब्लिश किया गया जो ये रिपोर्ट कार्ड है, आर्टिक रिपोर्ट कार्ड 2023 का, वो क्या बताता है? तो ये बता रहा है कि ये जो साल है 2023 सबसे गर्म साल, या जो अभी जो समर जो हमें देखने को मिली, यानी कि इस बार का जो गर्मी जो हम लोग को देखने को मिली थी, वो सबसे ज्यादा मात्रा में गर्मी हम लोग को नजर आई। बताया जा रहा है कि 4 गुना ज्यादा 1979 के कंपैरिजन से इस बार हम लोग को देखने को मिल रही है गर्मी। और ये गर्मी के पीछे क्या क्या कारण है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। वाइल्ड फायर, जो जंगलों में आग लग जाती है ना, जंगल की आग। और फिर इसके अलावा हम लोग को देखने को मिल रहा है कि समुद्र में जो आइस है वो घटता जा रहा है, भारी मात्रा में बाढ़ आ रही है। राइट, इसके इम्पैक्ट सही है। राइट, रिपोर्ट ने ये सब प्रभाव बताए हुए हैं कि इस प्रकार की जो टेम्परेचर लेवल जो राइज हो रहा है उसके प्रभाव ये है। भाई टेम्परेचर लेवल बढ़ जाता है तो जंगल में आग लग जाती है। राइट, समुद्र में जो आइस है वो पिघलने लगती है, बाढ़ आने लगती है, फूड इनसिक्योरिटी हो जाती है। क्यों हो जाती है भाई? खाद्य असुरक्षा। वजह यह है कि टेम्परेचर बढ़ता है तो क्रॉप्स वगैरह सर्वाइव नहीं कर पाते, फसल वगैरह खराब हो जाती है। राइट, सी लेवल जो है वो राइज हो रहा है। हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सब सी परमाफ्रॉस्ट, मतलब जो समुद्र के नीचे जो बर्फ जो हम लोग को देखने को मिल रही है वो भी बहुत तेजी से घिसट रही है। राइट, अपना मूवमेंट जो है वो कर रही है पिघलने के कारण, और उसके कारण मीथेन गैस जो है वो रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हो रहे हैं। राइट, तो ये सब चीजें एनवायरमेंट के अंदर जो हम लोग को देखने को मिल रही हैं। और सैल्मन एक बेसिकली प्रजाति है, मछली की प्रजाति है सैल्मन, तो उनकी प्रजाति को जो है वो अफेक्ट हो रहा है। तो मछली नहीं, काफी सारी प्रजातियां हम लोग को एक्योटिक स्पीसीज देखने को मिल रही है जिनको काफी नुकसान पहुंच रहा है। ये मैंने आपको एनवायरमेंट में पढ़ाया हुआ था कि एक्योटिक स्पीसीज ऐसी स्पीसीज होती है, समुद्र में रहने वाली प्रजाति या पानी में रहने वाली प्रजाति ऐसी होती है कि हल्का सा भी टेम्परेचर में चेंज आता है तो सबसे पहले उनको नुकसान होता है। याद आ रहा है आपको? हमने एनवायरमेंट की क्लास में जो है वो कवर अप किया था। अब नेक्स्ट के बारे में बात करें तो इंडिया जो है वो किस प्रकार से आर्टिक क्षेत्र के साथ जुड़ा हुआ है। तो आपको आर्टिक क्षेत्र तो पता है ना, आई डोंट थिंक कि मुझे आपको बताने की आवश्यकता है आर्टिक एंटार्क्टिक कहां पर है, ये बहुत बेसिक चीज है। राइट, नॉर्थ पे हम लोग को आर्टिक देखने को मिलता है, साउथ पे ग्लोब के एंटार्क्टिक हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। हम लोगों ने 1920 में जो है वो स्वालबार्ड संधि जो है वो स्वालबार्ड ट्रीटी जो है वो साइन करी थी। राइट, 1920 में स्वालबार्ड ट्रीटी। आपसे बताओ कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये लिख देंगे कि स्वालबार्ड ट्रीटी बताइए किससे रिलेटेड है, तो आपको ध्यान में रखना है आर्टिक क्षेत्र की स्टडी करने से रिलेटेड स्वालबार्ड ट्रीटी हमें देखने को मिली थी। फिर हमने हमारा रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया आर्टिक क्षेत्र के लिए 2007 में। फिर हिमाद्री रिसर्च स्टेशन हमने वहां पर स्टैब्लिश किया। राइट, और रिसेंटली हमने पहला विंटर एक्सपीडिशन लेकर आए कि हम पूरे साल भर तक अपने हिमाद्री रिसर्च स्टेशन और वेरियस जो रिसर्च स्टेशन उसको चला सकें, मतलब कम्युनिकेशन लिंक जो है वो डेवलप कर सकें कि हमारा जो पूरे साल भर राउंड द ईयर जो है वो हमारा रिसर्च स्टेशन जो है वो चलता रहे, या हम मूवमेंट जो है वहां पर करते रहे। तो इंडिया यही फोकस कर रहा है कि भाई हम कमिटेड रहें क्लाइमेट चेंज को बेहतर तरीके से समझने में। फिर पोलार ट्रॉपिकल क्लाइमेट टेली कनेक्शन, क्योंकि देखो अगर हमें देखने को मिलेगा कि पोलार एरियाज पर, राइट, ध्रुवीय क्षेत्र पर अगर जलवायु में परिवर्तन होता है, क्लाइमेट चेंज अगर होता है पोलार एरियाज पर, तो उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो ट्रॉपिकल एरिया में पड़ेगा। जब मैं आपको ज्योग्राफी और एनवायरमेंट की क्लास में पढ़ा रहा था तब मैंने आपको एक चीज बोली थी कि दुनिया के किसी भी कोने में
कोई भी अगर गड़बड़ी होती है तो उसका प्रभाव जो है वो हर जगह नजर आता है। चाहे वो हमने विंड पैटर्न में डिस्कस किया हो, चाहे हमने वाटर पैटर्न में डिस्कस किया हो, हमने हर एक टॉपिक जो डिस्कस किया था उसमें एक चीज कॉमन थी कि कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जो है वो कहीं ना कहीं पड़ने वाला है, उसका प्रभाव कहीं ना कहीं पड़ेगा ही पड़ेगा। याद आ रहा है आपको? तो हमेशा करंट अफेयर्स को आपको जनरल स्टडीज के साथ लिंक करते हुए पढ़ना है। और इंडिया उनमें से कुछ कंट्रीज जो है वो बन रही है जो अपने रिसर्च बेस को जो है वो पूरे साल जो है वो चलाने वाली है। राइट? तो ये सब कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो थोड़ा सा इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना है। फिर आर्टिक रिपोर्ट कार्ड जो है वो क्या है और ये मतलब कब इशू होता है? तो हर साल ये इशू होता है, 2006 से इशू किया जा रहा है एनओएए के द्वारा। एनओएए यानी कि नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इनके द्वारा जो है वो 2006 से हर साल ये रिपोर्ट कार्ड रिलीज होता है। और आपको पता है कि ये रिपोर्ट कार्ड क्या बताता है? तो ये रिपोर्ट कार्ड यही बताता है कि क्या स्थिति है, करंट स्टेटस आर्टिक क्षेत्र का क्या है और हम क्या उपाय लेकर आए कि जिससे कि आर्टिक क्षेत्र की प्रॉब्लम्स जो है उनको रिजॉल्व किया जा सके। तो ये एक टॉपिक था पूरा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में मैंने भी आपको बताया। और आपको इसका क्वेश्चन का आंसर बताना है कि मेन फोकस इंडिया के आर्टिक रिसर्च प्रोग्राम का क्या है जो शुरू हुआ था 2007 में। फटाक से बताइए। और अगर आपको पूरा टॉपिक क्लियर है तो ओके लिख दीजिए, ओके। अगर पूरा टॉपिक क्लियर है तो ओके लिख दीजिए, ओके। बिल्कुल सही जवाब ए, बिल्कुल सही जवाब है। और अगर आपको पूरा टॉपिक अच्छे समझ में आ गया है तो लिख देंगे आप ओके। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। कितना बढ़िया कोड है अब्राहम लिंकन का। आई एम अ स्लो वॉकर बट आई नेवर वॉक बैक। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। मैं भले ही धीरे धीरे आगे बढ़ता रहूंगा बट मैं पीछे पलट के नहीं देखूंगा, पीछे नहीं जाऊंगा। मैं अपने प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ता रहूंगा। यही यूपीएससी है गाइस, यही सिविल सर्विसेज की तैयारी है कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए चलना है। कंसिस्टेंट, जो कंसिस्टेंट रहेगा वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। बट आपको कंसिस्टेंट रहना है। इट डजेंट मैटर कि आप कितनी जल्दी चीजें कवर कर रहे हो, कितनी अच्छे से, कितनी जल्दी चीजें समझ रहे हो। समझने में आपको शायद टाइम लगे, आपको सीखने में टाइम लगे, बट अगर आप बरकरार रहोगे, रेगुलर रहोगे इस तैयारी में, बने रहोगे, जुटे रहोगे, तो आपका सिलेक्शन होके रहेगा, गारंटीड। राइट? अब देखो, आज की डेट में ये जो स्लो वॉकर जो टर्म है, इसको रिप्लेस करके मैं स्मार्ट वॉकर कहूंगा कि आई एम अ स्मार्ट वॉकर। देखो, स्लो का मतलब कई बार ये होता है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रोज 1 घंटा बस पढ़ रहे हो, नहीं। सिविल सर्विसेज इज नॉट अबाउट 1 घंटा पढ़ना। सिविल सर्विसेज इज अबाउट कि आप 4 घंटे एटलीस्ट पढ़ो। एटलीस्ट 2 घंटा आपको जनरल स्टडीज में देना है, 2 घंटे आपको करंट अफेयर्स में देना है। ये सिर्फ पढ़ने की बात कर रहा हूं मैं। जैसे हमारी जो जनरल स्टडीज की क्लास होती है 1 घंटे की होती है, करंट अफेयर्स की 1 से 1.5 घंटे की होती है। कितने घंटे हो गए? 2.5 घंटे हो गए। ठीक है, 2.5 से 3 घंटा मान लेते हैं अपन। ठीक है, 2.5 से 3 घंटा। तो ये 2.5 से 3 घंटे वाली जो क्लास है, ये सिर्फ क्लास दिमाग में बैठाने वाली है। उसके बाद इस क्लास के नोट्स आप बनाओगे तो 2-3 घंटा नोट्स बनने में लगेगा। राइट? फिर उसको रिवाइज करोगे, फिर मेंस की उसकी प्रैक्टिस करोगे तो 4-5-6 घंटा। लोग बोलते हैं कि सर यूपीएससी के लिए कितनी देर पढ़ना चाहिए? देखो, पढ़ाई तो 2.5-3 घंटे की होती है, बट पढ़ाई के बाद जो चीजें होती है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने नोट्स बनाने हैं, आपको रिकॉल, ये बहुत काम की चीज है। तो इस पर फोकस करोगे तो प्रॉपर यूपीएससी की तैयारी 1 साल, 1 से 1.5 साल की, और 1 से 1.5 साल तक अगर आप 6 से 6.5 7 घंटे देने के लिए रेगुलरली रेडी हो तो आपका एग्जाम निकलेगा। नहीं तो फिर क्या होगा? 5 इयर्स प्लान होगा। 5 ईयर, 1 1.5 के बाद डायरेक्ट मैं 5 साल का प्लान इसलिए बोलता हूं क्योंकि आप, ह्यूमन ब्रेन जो है उसकी रिकॉलिंग शक्ति उतनी अच्छी नहीं है भाई। आप 1 महीने, आपने एक किताब पढ़ी, 1 महीने बाद दोबारा से बिना रिवाइज की उस किताब को उठाओगे तो आपको लगेगा अरे यार ये तो साला मैंने पढ़ा ही नहीं था, मैं तो सब भूल गया हूं या भूल गई हूं। होता है ना ऐसा? तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसिस्टेंट फॉर 1 और 1.5 ईयर। 1 से 1.5 साल तक कंसिस्टेंट रहोगे। सिर्फ एक ही चीज पर आपका पूरा फोकस होना चाहिए, वो है यूपीएससी या जो भी स्टेट पीएससी जिसकी भी तैयारी कर रहे हो। ये चीज अगर आपने कर ली तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए,
इब्राहिम लिंकन जीएस पेपर 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस पेपर 2। इब्राहिम लिंकन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है, देखिए इब्राहिम लिंकन के अनुसार क्या कहा गया है। तो इन्होंने बोला है कि अ पर्सन्स ट्रू कैरेक्टर इज रिवील्ड व्हेन दे आर गिवन पावर। किसी व्यक्ति की असली चरित्र तब प्रकट होती है जब उसको शक्ति दी जाती है। ये बात बिल्कुल सही है। एक इंसान के जब हाथ में पावर आती है तब एक्चुअल समझ में आता है कि ये साला इसका चरित्र कैसा है, इसका कैरेक्टर कैसा है। देखो आप आगे चल के ऑफिसर्स बनोगे और आप इतनी मेहनत करके ऑफिसर्स बनोगे, और जब जब आपके हाथ में पावर आएगी तो आपको पता है कि उस पावर को बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज करना है। ऐसा नहीं कि और एकदम से आप जो है वो हर किसी को चमकाने लगे कि अबे निकल, ओए हट। ये बदतमीजियां होती हैं। आप देखें ना, जिसके हाथ में पावर होती है ना सबसे ज्यादा, वो इंसान कभी किसी से बदतमीजी नहीं करता, कभी नहीं। क्योंकि उसको पता है यार कि मैं इतना पावरफुल आदमी हूं कि मैंने हप कर दिया तो बेचारी की एस्तेसी हो जाएगी, तो मैं क्यों गरीब का नुकसान करवाऊं। ये इंसान सोचता है अपने दिमाग में, क्योंकि आप कलेक्टर हो यार। एग्जाम्पल के तौर पर आपके साथ किसी सब्जी वाले ने बदतमीजी कर दी तो आप मुस्कुरा के आगे बढ़ जाओगे, या किसी शॉपकीपर ने आपके साथ बदतमीजी कर दी तो आप मुस्कुरा के आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है कि आपने अगर हप कर दिया तो उसकी दुकान गिर जाएगी। यू नो वेरी वेल, बट आप लड़ोगे नहीं ना। आपका कैरेक्टर वो नहीं कहता ना कि आप लड़ो। बस कुछ लोग ताव में आ जाते हैं, जैसे आप देखते होगे पॉलिटिशियन के औलादे जो होती हैं, मैक्सिमम तौर पर सेलिब्रिटीज की औलादे जो होती हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन की जो बिगड़ी हुई औलादे होती हैं, तो आप हमेशा देखोगे इनको पता है कि पैसे की पावर है, ब्यूरोक्रेसी पावर है, तो ये ताव में आ जाते हैं। कहीं रेस्टोरेंट में बैठे हैं तो वेटरों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। पावर, अगर आपके हाथ में पावर और आप शालीन हो, शांत हो, आए हाय, फिर उसकी बात ही कुछ और होती है। जो इंसान देखना पावरफुल है और वो चुप रहता है, मुस्कुराता रहता है, उससे दुनिया की फटती है, दुनिया डरती है उससे। तो ये चीज ध्यान में रखना। अगर आपको दुनिया को अपने बस में चलाना है, कंट्रोल में करना है, तो पहले पावर को एक्यूमुलेट करो, अपने हाथ में पावर लेकर आओ, और जिस दिन पावर आए उस दिन मुस्कुराओ, बस यूज मत करो। पावर का यूज सही समय पर सही जगह करना चाहिए। यूज करनी है पावर, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है तब पावर यूज करो। आप देख रहे हो गाड़ी से निकल रहे हो, देख रहे हो कि कहीं किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है अननेसेसरली, किसी की कुछ गुंडे लोग जो है वो दुकान तोड़ रहे हैं, रोकिए गाड़ी, निकलिए, वायरलेस सायरन बजाते हुए पुलिस आएंगी। अब आप जब फोन लगाओगे तो आपके लिए 8-10 गाड़ियां आएंगी। यही तो जलवा है भाई इस एग्जाम का। जिस दिन ये एग्जाम निकल जाएगा उस दिन औकात चेंज हो जाएगी। अब आपकी भी, आपके पूरे परिवार की, स्पेशली आपके माँ बाप। तो मन लगा के तैयारी करनी है। देखो कितनी बढ़िया बात लिंकन ने कही है। एक व्यक्ति का अगर सही चरित्र पहचानना है तो उसके हाथ में पावर दे दो, क्योंकि पावर के बाद क्या करता है, कई बार देखा होगा आपने, जिन लोगों के पास नया नया पैसा आता है ना, साला वो भुदकने लगता है। नया नया पैसा, आप देखना आसपास कॉलोनी में भी आपने देखा होगा, अभी तक तो आपने देख लिया होगा अपनी लाइफ में, कि कुछ लोग क्या, जब नया नया पैसा आता है ना, एकदम उचकते हैं, एकदम आहा आहा, और रिस्पेक्ट करना भूल जाते हैं। सबसे बुरी बात यह है, और ये परिवार में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, कि अचानक से किसी ने प्रॉपर्टी बेची, कोई नया नया पैसा आया तो एकदम एटीट्यूड चेंज भाई साहब। आप पहले कपड़े जो है नॉन ब्रांडेड पहन रहे थे, और आपने अगर लिवाइस की जीन्स जो है वो डाल ली, तो आप, या फिर आपने पहले नॉन ब्रांडेड शूज पहनते थे और आज की डेट में जो है आप जॉर्डन पहनने लगे, तो आप अपनी औकात भूल रहे हो। नहीं बॉस, पहनो, मैं ये नहीं कहता मत पहनो, लग्जरी से लग्जरी चीज आपके पास होनी चाहिए, बट सामने वाले को रिस्पेक्ट दो। नेचर अपना चेंज मत करो। जो आपका दोस्त था, जैसे पहले उसके साथ रहते थे वैसे ही रहो। आईएएस बन जाओगे, आईपीएस बन जाओगे, तो उसका मतलब ये नहीं है कि एकदम आप बलवन बन जाओगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मेडिवल इंडियन हिस्ट्री में, बलवन, उसकी कहानी भी ऐसे ही थी। एनीवेज चलो। सो अब मैं आपको बताता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेंस में लिखने की। पावर जो है ना, पावर क्या कहा गया है, पावर कहा गया है, पावर का मतलब है एबिलिटी टू कंट्रोल, किसी को अपने नियंत्रण में करना, इन्फ्लुएंस करना। क्योंकि देखो आज की डेट में आपकी कोई सुनता नहीं। जिस दिन आईएएस का एग्जाम निकलेगा ना, आप जो भी बोलोगे वो पूरे परिवार में, पूरी कम्युनिटी में पत्थर की लकीर होगी। आज की डेट में आपकी बातों को कोई महत्व नहीं देता, चलेगा। जिस दिन ऑफिसर बनोगे उस दिन जो चीज बोलोगे ना, भले ही कुछ गलत भी बोलोगे, ये बोल दो कि चलो सब लोग खड़े होकर नाचो,
तो सब लोग आपके इशारे पे खड़े होकर नाचेंगे। ये औकात है आईएएस आईपीएस की। डायरेक्ट द बिहेवियर ऑफ अदर्स, ये जो मैं आपको बोल रहा हूं, दूसरे के बिहेवियर का डायरेक्शन। सामने वाले को बोलोगे हंसो तो वो हंसेगा, रो बोलोगे तो रोएगा। इतनी पावरफुल चीज है आप आने वाली है आपके पास। इसलिए वो चीज चाहिए तो उसके लिए दिन रात एक करनी पड़ेगी। सोते नहीं रहना है। सुबह 6 बजे मैंने बोला था कि भाई मंडे से सुबह 6 बजे क्लास, तो क्लास देखो मैं आ गया। बट बाकी लोग नहीं आए, कल कोई नहीं आया था, आज धीरे धीरे लोग आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अपने आप को बदलोगे तभी चेंजेस आपको खुद, रिजल्ट्स आपको देखना शुरू शुरू होंगे। डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी, पावर जो होती है वो इतनी बड़ी चीज होती है कि डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बन जाते हो, यानी कि आप पूरे डिस्ट्रिक्ट का डिसीजन लोगे एज अ डीएम के तौर पर, डीसी के तौर पर। एंड द कैपेसिटी टू शेप आउटकम्स, तो आपको पता है कि रिजल्ट कैसा बनाना है, वो पावर। परिणाम, रिजल्ट जो है उसको शेप आउट करने की पावर, कि रिजल्ट कैसा होगा वो मैं डिसाइड करूंगा या मैं डिसाइड करूंगी, मेरा डिसीजन डिसाइड करेगा या करेगी कि रिजल्ट कैसा होगा। तो ये चीज हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो बिहेवियर, डिमिनर, डिमिनर बेसिकली आचरण जिसको आप बोल सकते हो ना, वो होता है। और एथिकल स्टैंडर्ड्स, तो ये सब चीजें चेंज कर देता है पावर। बिहेवियर चेंज करता है, जब पावर आती है तो इंसान का एटीट्यूड चेंज हो जाता है, चमक आ जाती है चेहरे में। बट पावर जेब में हो और उसके बाद आप शांत हो, तो आप बेस्ट हो। ये क्वालिटी अपना लो बस। नेक्स्ट, पावर जो है वो क्या करता है, अलाउ करता है कि एक व्यक्ति को पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में, आप आईएएस बनोगे तो आप पॉलिसीज इंप्लीमेंट करोगे, आप इंपॉर्टेंट डिसीजंस लोगे, बेस्ट चॉइसेस जो है वो लोगे। हाई रैंक जो ऑफिशियल्स जो होते हैं ना, वो इन्फ्लुएंस करते हैं पॉलिसीज को। मंत्री आपको नहीं बताएगा क्या करना है, आप मंत्री को बताओगे कि सर ऐसा करिए तो इससे ये फायदा मिलेगा और उससे आपका नाम होगा, मैडम ऐसा करिए। पॉलिटिशियन को आप बताओगे, पॉलिसीज आप लोग बनाओगे। तो ये होती है पावर। नेक्स्ट, अब सुनिए, कई बार हम लोग को देखने को मिलता है कि जो गद्दी पर बैठा होता है, पावर की अथॉरिटी पर जो बैठा होता है, वो व्यक्ति कई बार अपने पर्सनल फायदे की सोचता है। उसका सेल्फ इंटरेस्ट के ऊपर ही बस फोकस करता है और इसी के कारण करप्शन होता है। पता है ना आपको करप्शन क्यों हो रहा है? एक सिंपल सा क्वेश्चन, हमें, जैसे सभी लोगों ने देखा होगा कि पुलिस वाले गाड़ी रोक लेते हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले 100, 50, 200, 500 रुपए देकर छोड़ देते हैं, है ना? हम दे देते हैं उनको और वो छोड़ देते हैं। वो बोलते हैं 5,000 का चालान लगेगा, हमने 500 रुपए पकड़ा दिए, मान गए, वो चले गए। क्या ये करप्शन है? अब क्वेश्चन ये है कि ये क्यों पैसे ले रहे हैं, क्या इनकी सैलरी कम है? काफी 90% लोगों ने बोला सैलरी कम है इसलिए ये दिक्कत हो रही है। जो व्यक्ति उस जॉब पे आया है, वो करप्टेड व्यक्ति, साले ने क्या गैजेट नहीं पढ़ा था? ये नहीं देखा था नौकरी ज्वाइन करने से पहले कि कितनी सैलरी मिलेगी उसको? तो क्यों करी नौकरी? दुकान खोल लेता, अगर पैसे की इतनी पड़ी है तो दुकान खोल ले, दुकान खोल के कमा पैसा भाई। मजदूरी कर, गधा मजदूरी कर, वो करके कमा ले, अगर तुझे पैसे ही चाहिए तो। उस व्यक्ति को स्टार्टिंग से करप्टेड ही बनना था। करप्शन और ये सब चीजें जो होती है ना, ये अपने ईमान के अंदर होती है। मैंने देखा यार, कई बार लोग करप्शन करते हैं, सामने वाले को मजबूर कर देते हैं। कोई आपके पास हेल्प मांगने आया है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, उसके साथ धोखेबाजी हुई है, या कई बार आप देखेंगे पॉलिटिशियन के लौंडे ने किसी को मार दिया जान से। जो विक्टिम है, जो पीड़ित परिवार है, वो आके हाथ पैर जोड़ रहा है अफसरों के सामने, और अफसर भाव नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि अफसर डर रहे हैं, अरे वो पॉलिटिशियन ट्रांसफर करा देगा। अबे करा दे तो करा दे ना। ये अफसर ने पैसे पैसे पहुंच गए, पेटियां पहुंच गई कि रफा दफा करो केस को। तो क्या किया, एक मजबूर की हाय ले ली। इसलिए कई बार आप देखेंगे जो बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं ना, क्योंकि देखो ऊपर वाला इसी जन्म में सब कुछ देता है। आप देखना, कई बार आपने सुना भी होगा कि ये जो गलत काम जो करता है उसकी औलादें जो है वो उल्टी सीधी निकलती हैं। हमेशा देखना आप।
किसी की औलाद का एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएगा, खत्म हो जाएगी औलाद, या परेशान कर देगी। कई बार आप देखो कि इसी जन्म में भुगतना है सब कुछ। तो कभी लाइफ में किसी की हाय मत लो। ऑफिसर बनो तो ऐसे बनो, इंसान बनो तो ऐसे बनो कि पीठ पीछे आपको नहीं, आपकी फैमिली को, आपके पापा को बोले, अरे आप उनके उनके पापा हैं, अरे वाह यार, वो क्या ऑफिसर है। पीठ पीछे जब आपकी तारीफ जब होगी ना, तब आपको आएगा मजा। और तारीफ के भूखे मत रहो। अपना काम सही तरीके से करो, ऑटोमेटिकली तारीफ होगी, ऑटोमेटिकली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सो हमें क्या चीज करना चाहिए, रिकमेंडेशन ये है कि पावर जब हाथ में आए ना, तो उससे दूसरों को सशक्त बनाना। पावर का इस्तेमाल ऐसे करो कि दूसरे सशक्त हो। आप आईएएस ऑफिसर हो, आप पब्लिक को बोलो कि आपको कोई भी तकलीफ हो, इस नंबर पे कॉल करिए, आपकी तकलीफ 1 घंटे में ठीक करूंगा मैं, ठीक करूंगी मैं। ये दो ना सामने वाले को कमिटमेंट। ये क्या हुआ, सामने वाले को कमिटमेंट दे, वो कर दिया आपने, सशक्त बना दिया कि अरे वाह, हमें कोई तकलीफ होगी तो हम इन मैडम इन सर को कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। टीम बैठा दो अपनी 4-5 लोगों की कि भाई जब भी कॉल आ रहा है तुरंत इस पे कार्रवाई की जाए और तुरंत मुझे रिपोर्ट किया जाए कि कार्रवाई हुई कि नहीं हुई। मॉरल स्ट्रेंथ को बढ़ावा देना है, मॉरल स्ट्रेंथ। शक्ति का प्रयोग ऐसा होना चाहिए, नैतिक शक्ति बढ़ाई जाए, अथॉरिटी का मिसयूज नहीं होना चाहिए। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड रखना है रूल्स और कंप्लायंस के साथ, क्योंकि आप नियमों के ऊपर बेस्ड काम करोगे, कार्रवाई करोगे नियमों के ऊपर बेस्ड। रूल्स रेगुलेशन लॉ को आपको फॉलो करना है और करवाना है। देखो कितनी बेहतरीन चीज थी। तो पूरी चीज अच्छे समझ में आई। मैंने थोड़ा सा, आई एम सॉरी, मैं ऐसे टॉपिक्स पे थोड़ा सा डिटेल में इसलिए जाता हूं बिकॉज ये इस तरीके के जो टॉपिक्स होते हैं ना, मेरा उद्देश्य सिर्फ ये टॉपिक को समझाना नहीं, आपके दिमाग में चीजें फीड कर देना। क्योंकि ये एग्जाम पढ़ने से निकलने वाला एग्जाम नहीं है, ये एग्जाम एटीट्यूड से निकलने वाला एग्जाम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताएं आप फटाक से। 1 मिनट रुकिएगा, रविंद्र जी को प्रॉब्लम हो रही, सॉरी रविंद्र जी, मैं एक्चुअली का टॉपिक फिनिश करने के बाद बस देखता हूँ। रविंद्र ऑफ करके ऑन करो, ऑफ करके ऑन करो, पूरा ऑफ कर दो एप्लीकेशन को फिर ऑन करो। आपने लिखा बी अकॉर्डिंग टू, अच्छा सॉरी, मैंने आप लोग को बताया नहीं था, अलग अलग ऑथर्स हैं, इन्होंने जो है वो बोला था ये वाला झुकने और उसे लेने का साहस, यानी कि करेज टू स्टूप एंड टेक इट। कि भाई कई बार ऐसा होता है ना कि झुक कर आप, यानी कि अगर आपके पास पावर भी है तो आप झुक कर जो है वो रहो। बी, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। रविंद्र ठीक हो गया ना आपका, और पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आया तो ओके लिख दो, तो अपन आगे बढ़ेंगे। अब आप देख लीजिए, ये अलग अलग थिंकर हैं, बर्ट्रैंड रसल्स, वुड्रू विल्सन, जॉर्ज ऑरवेल, माओ जिडोंग, वोल्टायर, लॉर्ड एक्शन एक्टन, सॉरी लॉर्ड एक्टन, और हेनरी एडम्स। तो इन ये थिंकर्स हैं, इनके कोड्स कुछ लिखे हुए हैं, तो आप इनका उपयोग जो है वो अपने मीन्स में कर सकते हो। गीता का रिप्लाई नहीं आ रहा है। गीता ऑल गुड ना? सब क्लियर हो रहा है सभी को? चलो, काशी तमिल संगमम वाराणसी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। तो देखो, काशी वाराणसी नॉर्थ एरिया, तमिल साउथ एरिया। तो साउथ और नॉर्थ का संगम एक प्रकार का है, यानी कि साउथ और नॉर्थ को यूनाइट किया जा रहा है इस इवेंट के थ्रू। राइट, कि पूरे इंडिया के अंदर हमें डिवाइड देखने को मिलता है ना, नॉर्थ साउथ, साउथ नॉर्थ ईस्ट। राइट, तो ये जो डिवाइड हमें देखने को मिल रहा है, इस डिवाइड को खत्म करने के लिए एक इवेंट था, एक प्रोग्राम था। तो ये चीज आपको थोड़ी सी जो है वो ध्यान में रखनी है। तो अभी रिसेंटली हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया था काशी तमिल संगमम का वाराणसी के अंदर, और मेन ऑब्जेक्टिव यही था, पीपल टू पीपल बॉन्ड जो है वो बनाना, यानी कि संबंध जो है वो बनाना लोगों के बीच में। राइट, तो ये चीज हमें देखने को मिल रही है।
गहरे संबंध बनाना। अब देखो नॉर्थ और साउथ इंडिया के अंदर जो हिस्ट्री है और जो कल्चर्स है उनके बीच का जो कनेक्शंस है उसको दिखाना कि भाई दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। हाईलाइट करना आर्ट, म्यूजिक, हैंडलूम्स। हैंडलूम्स का मतलब जो है वो जो हाथों से बनी हुई कला शिल्प जिसको हम हस्तशिल्प जिसको हम लोग बोलते हैं, राइट। हैंडीक्राफ्ट हस्तशिल्प हो गई, राइट। हथकरघा हैंडलूम्स वगैरह। क्यूजिन्स मतलब खाना वगैरह, व्यंजन। तो तमिलनाडु और वाराणसी के जो आर्ट, म्यूजिक, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, क्यूजिन्स है तो उसको हाईलाइट करना। तो ये सब चीजें इवेंट में देखने को मिली, राइट। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और ऑब्जेक्टिव यही है नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में यूनिटी जो है वो स्टैब्लिश करना कि भाई एकजुट हो सके नॉर्थ और साउथ इंडिया। बस तो ये चीज हम लोग को इसकी देखने को मिली, बाकी और कुछ नहीं है इसके अंदर ऐसा कुछ। इस क्वेश्चन का आंसर बता दें। फटाक से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए और कंफर्म करिए कि टॉपिक आपको क्लियर हुआ कि नहीं। क्लियर हो गया तो ओके लिख दीजिएगा। बिल्कुल मेन ऑब्जेक्टिव काशी तमिल संगमम का वाराणसी के अंदर यही है कि लोगों के बीच संबंधों को गहरा करना, पीपल टू पीपल बॉन्ड्स जो है वो डीप करना। बी इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, वेरी गुड वेरी गुड। रिप्लाई बस करते रहो, कनेक्शन मतलब मुझे भी पता लगे कि भाई आप एक्टिवली सुन रहे हो। राज्यसभा की सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी हम लोग को देखने को मिल रही है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस प्रकार की जो समिति जो हम लोग को देखने को मिलती है या कमेटी हम लोग को देखने को मिलती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो राज्यसभा की अधीनस्थ विधान समिति, तो इसके बारे में हम लोग जो है वो चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि आपको पता है पार्लियामेंट का काम क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं पार्लियामेंट का काम कानून बनाना, राइट, करेक्ट। अब पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, हमने पॉलिटी के अंदर पढ़ा हुआ है 3 सेशंस होते हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई सेशन के बारे में लिखा नहीं है, राइट। मॉनसून सेशन हो गया, विंटर सेशन हो गया और बजट सेशन हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये 3 सेशंस हम लोग को पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिलता है। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज मेंशन्ड है कि एक साल में 2 से ज्यादा सेशन नहीं होना चाहिए, या फिर हर 6 महीने में मैक्सिमम ड्यूरेशन जो होनी चाहिए गैप की वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये चीज जो है वो लिखी हुई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कहीं पर भी ये 3 सेशन का जिक्र नहीं है, बट हमें पता है कि हम 3 सेशन फॉलो करते हैं। इन 3 सेशन का टाइम पीरियड होता है बहुत कम। भाई बिल पास होता है और वो कानून बनता है, बट उस कानून से रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बनाने के लिए कमेटी होती है जिसको हम बोलते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई है तो थम्स अप दे दो या ओके लिख दो। यहां तक बात समझ में आई या क्लियर लिख दो यहां तक बात समझ में आई तो। कि ये जो कमेटी है इसका काम क्या है? रूल्स बनाना, कानून को कैसे लागू करना है, इंप्लीमेंट करना है, उससे रिलेटेड। क्या? कानून को इंप्लीमेंट कैसे करना है उससे रिलेटेड रूल्स बनाना। क्योंकि देखो पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, अब कानून जो होगा वो किस तरीके का होगा उसके रूल्स रेगुलेशंस फ्रेम करने के लिए ये कमेटी होती है। क्लियर? अब देखिए आगे की बात बताता हूं। इस कमेटी को डेलीगेटेड या फिर सेकेंडरी लेजिस्लेशन भी कहा जाता है। प्रत्यायोजित या माध्यमिक कानून के रूप में भी इसको जाना जाता है, माध्यमिक कानून, राइट। इसका मतलब है कि कानून या फिर रूल्स रेगुलेशन जो अथॉरिटीज बनाती यानी कि पार्लियामेंट ने कानून बना दिया तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए ये लेजिस्लेचर के द्वारा जो है वो पास किया जाता है। वही मैंने आपको बताया ना कि ये इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी कानून और रूल्स जो है वो तैयार किए जाते हैं अथॉरिटी के द्वारा, किस पर्पस के लिए? जो पार्लियामेंट ने कानून बनाया उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। क्योंकि देखो एक बार कानून बन गया, अब कानून को लागू भी तो करना है, तो कानून को लागू करने के पर्पस के लिए ये कमेटी जो है वो काम करती है। क्लियर? तो और आपको पता है कि मैंने आपको बता ही दिया कि पार्लियामेंट के पास समय का अभाव होता है, समय की कमी होती है, इसीलिए इन सब कमेटी के थ्रू एक्सपर्ट्स जो होते हैं ना वो गाइडलाइंस प्रोवाइड कराते हैं, प्रोसीजर प्रोवाइड कराते हैं कि कैसे हम लागू करेंगे कानून को देश में। तो ये चीज हम लोग को इस कमेटी की देखने को मिलती है। क्या मुझे आप बता सकते हो आर्टिकल 312 क्या है? पॉलिटी अगर आपने पढ़ी हुई है मुझसे जनरल स्टडीज के बैच में, तो आर्टिकल 312 आईएएस आईपीएस के लिए आर्टिकल है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, आपको रटा हुआ होना चाहिए ऐसे आर्टिकल। आर्टिकल 312 ये कहता है कि पार्लियामेंट जो है वो
आईएएस आईपीएस के लिए जो है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस के लिए रूल्स रेगुलेशन एस्टैब्लिश कर सकती है, राइट? तो ऑल्दो जो ये कंसेप्ट जो हम लोग को देखने को मिलता है वो स्पेसिफाइड कहीं पर भी नहीं है कि इस प्रकार की कमेटी बनाई जाए, बट आर्टिकल 312 को इंटरप्रेट करके जो है वो ऐसी कमेटी बनाई जाती है। अब आज की डेट में चिंता वाली बात यही है कि हम लोग को यूनियन मिनिस्ट्री देखने को मिल रही है कि वो रूल्स रेगुलेशन बना नहीं पा रही है। कानून पास हो चुका है, 6 महीने बीत गए, उसके बावजूद भी कोई रूल्स रेगुलेशंस बन नहीं रहे, राइट? तो मिनिस्ट्री जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है, बहुत डिले हो रहा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड एक्ट 2006, वक्फ एक्ट 2013, तो इन सब कानून जो है उनसे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बन ही नहीं पा रहे हैं इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इसीलिए चिंता वाली बात जो है वो बताई यहाँ पर गई है। और इस प्रकार की कमेटी जो है वो जो आचार संहिता जो हम लोग को देखने को मिलती है काउंसिल ऑफ स्टेट्स की, तो उसके बेसिकली रूल 204 के तहत ये कमेटी तैयार की गई, राइट? तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। अब बता दीजिए इस क्वेश्चन का क्या होगा करेक्ट आंसर। आई थिंक कि आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो ओके लिखिएगा और क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिएगा। बताइए क्या है इसका करेक्ट आंसर। प्राइमरी पर्पस जो है, प्राथमिक उद्देश्य जो है वो क्या है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का? बिल्कुल सही जवाब, इसका करेक्ट आंसर है सी। गीता ने सही जवाब दिया। टू इम्प्लीमेंट एंड एडमिनिस्टर ब्रॉडर स्टैट्यूट, व्यापक कानूनों को लागू करने और प्रशासित करने के लिए ये हम लोग को देखने को मिलती है। काकरापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, तो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कहां पर है, तो गुजरात के अंदर ये प्रोजेक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। इसका जो चौथा जो यूनिट है, फोर्थ यूनिट, KAPP4 जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसने बहुत बढ़िया काम जो है वो कर दिया। कंट्रोल्ड फिजन चेन रिएक्शन इसने शुरू कर दिया है, फिजन रिएक्शन। और इसकी कैपेसिटी जो है वो 700 मेगावाट इलेक्ट्रिकल की इसकी कैपेसिटी हम लोग को देखने को मिलती है। और काकरापार फैसिलिटी जो है, यानी कि गुजरात के अंदर ये जो पावर प्लांट जो है ये एटॉमिक पावर प्लांट, ये बताया जाता है इंडिया में बनाया गया इंडिया का सबसे बड़ा, इंडिया का खुद का बनाया गया न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है, जिसको बनाया था NPCIL ने, यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। और ये उपयोग करता है PHWR का, यानी कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स का। किसका? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स का, जिसमें यूरेनियम जो है वो नेचुरल तौर पर जो इंडिया में पाया जा रहा है उसका उपयोग किया जाता है एज अ फ्यूल के तौर पर, और कूलेंट और मॉडरेटर के तौर के लिए हैवी वाटर का उपयोग किया जाता है। तो आपको बस इस प्रोजेक्ट कहां पर है उसकी लोकेशन गुजरात ध्यान में रखनी है। और ये चीज जरूर ध्यान में रखना कि ये इंडिया का सबसे बड़ा, इंडिया का खुद का न्यूक्लियर पावर बनाया गया न्यूक्लियर पावर रिएक्टर है। NPCIL ने इसको बनाया था। और ये बताया जाता है कि इसके अंदर दो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी है 220 मेगावाट इलेक्ट्रिकल की, और जो KAPS1 और KAPS2 के नाम से जाने जाते हैं। और NPCIL क्या है? ये एक PSU हम लोग को देखने को मिलती है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सरकारी कंपनी है। और जो कि किस डिपार्टमेंट के अंदर आती है? तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूक्लियर से रिलेटेड है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर, राइट? और ये काकरा पार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट जो है उसके कंस्ट्रक्शन और उसके ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आप बताएं इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर बताइए। सी लिखा है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, बिल्कुल सही जवाब। रविंद्र का क्वेश्चन एक आया है कि फिजन और फ्यूजन का जो है वो डिफरेंस जो है वो क्या है। तो अपन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हालांकि इसके बारे में पढ़ेंगे, बट फिर भी आपका अभी डाउट आया है, तो अभी का भी मेरा काम है आपका डाउट क्लियर करना। देखो, फिजन के अंदर हम लोग को जो है वो क्या चीज देखने को मिलती है?
कि रिलीज किया जाता है न्यूक्लियस को बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स में, राइट। एनर्जी छोटे छोटे पार्टिकल्स में एक न्यूक्लियस से जो है वो रिलीज हो रही है, दैट इज फिजन, राइट। और फ्यूजन समझ में आ रहा है, फ्यूजन यानी कि मिक्स होना, कंबाइन होना, फिजन यानी कि दूर जाना, फ्यूजन यानी कि कंबाइन होना। फ्यूजन जो होता है ये बेसिकली एक हैवी फॉर्म में जो है वो बनती है। अब ये हम लोग को क्या चीज जो है वो देखने को मिली थी, अगर हम बात करें इनकी रिएक्टर्स की, तो ये रिएक्टर जो है वो किसके ऊपर, कौन सी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिला था, फिजन चेन रिएक्शन के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिला था कि न्यूक्लियर जो है वो टूटेगा और एनर्जी जो है वो रिलीज करेगा। तो ये फिजन चेन रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि हैवी न्यूक्लियस जो है वो छोटे छोटे एटम्स, पार्टिकल्स, एटॉमिक पार्टिकल्स आप कह सकते हो, उसमें टूटता है और एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। और फ्यूजन इसका जस्ट अपोजिट, ये बेसिकली एनर्जी जो है वो गेन करता है आपस में चिपक कर, कंबाइन होकर, राइट। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। और फिजन जो है वो बेसिकली न्यूक्लियर पावर प्लांट में उपयोग किया जाता है। और फ्यूजन की बात करें तो जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह बनाने होते हैं ना, तो उसमें फ्यूजन का उपयोग होता है। तो याद रखना, फिजन जो है वो एटॉमिक पावर प्लांट में मेनली उपयोग किया जाता है, और फ्यूजन जो है वो हाइड्रोजन बॉम्ब वगैरह बनाने के पर्पज के लिए उपयोग में लिया जाता है। बात समझ में आई रविंद्र? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फिजन और फ्यूजन का। फ्यूज मतलब आपस में चिपक जाना, ये चीज समझ रखो, फ्यूज हो गया। अब होता है कि फ्यूज आपस में पास में आना, करीब आना, तो दैट इज फ्यूज। और फिजन दूर जाना। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि कैसिनी स्पेसक्राफ्ट किसका है, तो नासा। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि नासा का कैसिनी स्पेसक्राफ्ट जो मिशन है वो किसके लिए मिशन है, तो आपको ध्यान में रखना सैटर्न, सैटर्न के लिए मिशन है, राइट। तो ये फैक्ट ध्यान में रखना, सैटर्न को स्टडी करने के लिए, ये शनि जिसको हम लोग बोलते हैं शनि ग्रह, उसको स्टडी करने के लिए मिशन हम लोग को देखने को मिला है। तो नासा का जो कैसिनी स्पेसक्राफ्ट है, उसने ये पाया कि जो बेसिकली सैटर्न का जो मून है, राइट, जिसका नाम है एन एनसीलैडस। तो ये चीज थोड़ी ध्यान में रखना, एनसीलैडस। क्वेश्चन आ सकता है कि एनसीलैडस जो है वो क्या है, तो ये सैटर्न का मून है, शनि ग्रह का चांद जो है, चंद्रमा जो है, उसका नाम है एनसेलैडस। तो एनसेलैडस जो है ये चंद्रमा का, सॉरी, शनि का जो है वो चंद्रमा है, सैटर्न का जो है वो मून हम लोग को देखने को मिलता है। यहां पर इसने स्टडी किया नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने कि यहां पर हाइड्रोजन साइनाइड जो है वो पाया गया। अब हाइड्रोजन साइनाइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि लाइफ फॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जीवन निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चीज यहां पर पाई गई। ये वाली बात समझ में आई कि नासा के कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने क्या चीज डिस्कवर करी। और इसका जो मून है उसका नाम बहुत अच्छे से ध्यान में रखना। यहाँ पर बहुत सारी केमिकल एनर्जी हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है जो कि सपोर्ट करती है लाइफ को। और यहाँ पर गैसेस जो पाई गई, हाइड्रोजन साइनाइड, मिथेनॉल, ईथेन, ऑक्सीजन, वाटर वेपर बहुत ज्यादा मात्रा में जो है वो रिलीज हो रहा है यहाँ पे, इसके सरफेस से, इसके मून के सरफेस से। तो ये सब चीजें हम लोग को जो है वो देखने को मिली। और ये सब जो गैसेस है बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, राइट। ठीक है। और 2004 से 2017 के बीच में ये डेटा कलेक्ट किया गया था। अब आप बताएं इसका क्या होगा करेक्ट आंसर। ये टॉपिक समझ में आया हो तो ओके लिखिएगा। 20 का है करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन साइनाइड। और बाकी लोग भी रिप्लाई करो, क्या हो गया, सो गए हो क्या? मेघा, गीता, आपके रिप्लाई भी चाहिए मुझे। एक्टिव रहो, उंगलियां चलाते रहोगे तो एक्टिव रहोगे। केरला के अंदर एक नया कोविड-19 का सब वेरिएंट आइडेंटिफाई हुआ है, जिसका नाम JN.1 बताया गया है। तो JN.1 वेरिएंट जो है ये ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.2.86 या पायरोला का हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इसकी क्षमता है बहुत तेजी से फैलने की। और केरला जो है वो अभी बेसिकली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो हम लोग को देखने को मिलती है, वो बेसिकली अब केरला के अंदर इस वेरिएंट के बारे में जो है वो तैयारी जो है वो कर रही है कि भाई हम प्रिपेयर जो है वो कैसे करें, यानी कि मेजर जो है वो कैसे लें, उपाय जो है वो क्या लेकर आए, तो उसके लिए जो है वो तैयारी कर रही है। फिर आगे की बात करें, इसके सिम्टम्स, आपको कोविड-19 के सिम्टम्स पता ही है, मुझे आप लोग को बताने की जरूरत नहीं। बुखार आ जाना, राइट, रनी नोज हम लोग को देखने को मिलती है, नाक बहना,
राइट, गला सूखता है, हेडेक होता है, इस प्रकार की प्रॉब्लम, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम हम लोग को देखने को मिलती है, पेट की परेशानियां वगैरह। तो ये कोविड के सिम्टम्स आपको पता ही है। तो यही JN.1 आप ध्यान में रखिए, केरला में इसका केस जो है वो हम लोग को देखने को मिला है। तो बताइए इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? बहुत छोटा सा टॉपिक था, सिंपल सा। जल्दी से बताओ, आंसर दो, सभी सभी लोग आंसर दो, फटाक से पढ़कर आंसर देने की वो करिए। बिल्कुल तैयारी के उपाय के लिए जो है वो काम कर रही है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। अब जो टॉपिक बताने जा रहा हूं बहुत ही खतरनाक टाइप का टॉपिक है। नोमा करके एक बीमारी होती है गाइस, बहुत जानलेवा, बहुत खतरनाक बीमारी है। ये जो मैंने आपके सामने जो फोटो रखी है, ये फेस की फोटो, आप देख सकते हैं दांत है ये, और पूरा चेहरा जो है वो बिगड़ गया है। ये बीमारी जो है वो फेस, माउथ पे जो है वो अफेक्ट होती है, अफेक्ट करती है, बच्चों को ज्यादातर अफेक्ट करती है। अभी हुआ यह है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नोमा नाम की बीमारी को, जो एक सीवियर गैंग्री गैंग्रीनस डिजीज है। अब ये गैंग्रीनस डिजीज मतलब बॉडी के एक पार्ट को जो है वो डेड करने वाली डिजीज को हम लोग गैंग्रीनस डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैंग्रीनस डिजीज। कौन सी डिजीज होती है? कि बॉडी के एक पार्ट को डेड करने वाली, राइट। इसकी डेफिनेशन गैंग्रीनस की है, देखो लिखा हुआ है, डेथ ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी बिकॉज ऑफ द ब्लड सप्लाई टू इट हैज बीन स्टॉप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डिजीज और इंजरी। तो रोग या चोट के कारण रक्त आपूर्ति रुक जाने के फलस्वरूप शरीर के किसी अंग को निष्प्राण, अंग का निष्प्राण हो जाए, मतलब कोई अंग जो है वो शरीर का खत्म हो जाए, डेड हो जाए, तो उसको गैंग्रीनस डिजीज जो है वो कहते हैं। तो बहुत ही खतरनाक गैंग्रीनस डिजीज है, माउथ और फेस की, मुंह और चेहरे की बहुत ही खतरनाक बीमारी है नोमा। तो WHO ने नोमा को जो है वो निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की लिस्ट में जो है वो शामिल कर दिया है, NTD की लिस्ट में शामिल कर दिया है। और इस बीमारी को कैंक्रम ऑरिस भी कहा जाता है, और मृत्यु दर इसकी बहुत ज्यादा है। और ये बीमारी किससे लिंक्ड है? गरीबी से लिंक्ड है, कुपोषण से लिंक्ड है, माल न्यूट्रिशन से, और जो सैनिटेशन, जो स्वच्छता नहीं रखते हैं उससे रिलेटेड है, और ओरल हाइजीन, जो मुंह जो होता है ना, मुंह साफ रखना चाहिए। तो इन सब चीजों से रिलेटेड ये बीमारी, और बहुत खतरनाक बीमारी है गाइस। और ये ज्यादातर 2 से लेकर 6 साल के बच्चों को इफेक्ट करती है। बेचारे छोटे बच्चे, सोचिए आप, इतनी खतरनाक बीमारी से जो है वो जूझते हैं। इस बीमारी में देखने को ये मिलता है कि गम जो होता है ना दांत के ऊपर, मसूड़े जो होते हैं वो सूज जाते हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन होता है स्टार्टिंग तौर पर, और कई बार मीजल्स के बाद या कोई बीमारी के बाद ये नजर आती है। और ये माना जाता है कि ये मुंह में होने वाले बैक्टीरिया के कारण जो है ये बीमारी हम लोग को देखने को मिलती है। और इस बीमारी को जो है फेस ऑफ पॉवर्टी भी कहा जाता है, गरीबी का चेहरा। तो बताइए क्या कारण है प्राइमरी कॉज निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज का? अभी बैक्टीरियल, वायरस, वैसे सभी NTD में बैक्टीरिया भी होता है, वायरस भी होता है, पैरासाइट भी होता है, प्रोटोजोआ भी होता है, सभी होते हैं। इसके चारों ही आंसर उसके करेक्ट होंगे। बट अगर हम इसकी बात करें नोमा की, तो नोमा तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो नोमा के कॉन्टेक्स्ट में ए है, बाकी NTD दूसरे कारण भी हो सकती है। गैंग्रीन पैथोलॉजी में स्टडी की थी, वेरी गुड शिवम। चलो क्लियर है सभी को, आगे बढ़ रहा है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की यहां पर बात हो रही है। 10 से लेकर 17 दिसंबर 2023 को दिल्ली के अंदर ये देखने को मिला। अब यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने ऑफिशियली क्लोज किया था खेलो इंडिया पैरा गेम को दिल्ली के अंदर। और हरियाणा जो है उसने 105 मेडल जीते इस कंपटीशन में, जिसमें 40 गोल्ड मेडल्स थे। और खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि इंडिया के अंदर जो पैरा एथलीट्स जो होते हैं तो उनको सशक्त बनाना। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, और दूसरी काफी सारी जो बॉडीज हैं, ऑर्गन्स हैं, वो इस खेलो इंडिया इनिशिएटिव को जो है वो चलाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्कीम, तो ये सब खेलो इंडिया इनिशिएटिव्स के इनिशिएटिव्स हम लोग को देखने को मिलता है।
फिर एम ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारी कंट्री के अंदर स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर बनाना, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, तो ये ऑब्जेक्टिव इसका हम लोग को देखने को मिलता है। तो बताइए मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का क्या था? बताएं इसका क्या होगा करेक्ट आंसर? एम्पावरिंग पैरा एथलीट्स इन इंडिया, भारत में पैरा एथलीटों को सशक्त बनाना, बिल्कुल सही जवाब। सेरा लियोन एक कंट्री हम लोग को देखने को मिलती है। आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट को देखेंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के वेस्ट के साइड पर, यहाँ पर, ये पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहाँ पर जो है वो सेरा लियोन नाम की कंट्री हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है। तो इसकी लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है। मैंने आपको बोल के रखा है कि जब भी कोई कंट्री का नाम आता है तो अभी आपने अगर मेरे गाइडलाइन को फॉलो किया तो आप जहां पर पढ़ रहे होंगे वहां पर आपकी दीवार पर एक वर्ल्ड मैप होगा। तो आप अपने वर्ल्ड मैप पर देख लो जरा सेरा लियोन को, और जिनकी दीवार पर वर्ल्ड मैप नहीं लगा है तो तुरंत आज के आज ही शाम तक अपनी दीवार पर वर्ल्ड मैप लगा लें। तो 26 नवंबर को कूप कूप यानी कि तख्ता पलट हम लोग को जो है वो यहाँ पर तख्ता पलट की स्थिति हम लोग को यहाँ पर देखने को मिली। तो आपको ये जानना है कि तख्ता पलट होता किस कारण है। तो देखो जब भी किसी कंट्री के अंदर राजनीतिक अस्थिरता होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, तो उस समय ये ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है। जब उस कंट्री के अंदर गवर्नमेंट उतनी स्ट्रांग नहीं होती है तब वहां की मिलिट्री जो है वो टेक ओवर कर जाती है। राइट, तो कई बार होता है। अब इंडिया के केस में क्या ऐसी पॉसिबिलिटी, अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कभी नहीं, बिकॉज हमारी मिलिट्री को अपने रूल्स रेगुलेशंस अपने नियम पता है, और हमारी गवर्नमेंट को अपने रूल्स रेगुलेशन नियम पता है। राइट, अगर अभी बीच में एक मूवी आई थी, अ, अभी बहुत बढ़िया मूवी थी यार, मुझे वो नाम याद नहीं आ रहा उस मूवी का, अभी आई थी, तो उसमें यही चीज जो है वो हुई थी। सैम बहादुर मूवी में ये चीज थी कि उस समय इंदिरा गांधी ने जो है वो पूछा कि, मतलब डर था उनको, तो इंदिरा गांधी डायरेक्टली सैम बहादुर से बोल नहीं पा रही थी, तो उन्होंने मतलब इनडायरेक्टली ऐसे हल्के से जो है पूछ लिया कि जो पाकिस्तान की स्थिति है पाकिस्तान में, क्योंकि मिलिट्री रूल, तो कहीं आप लोग तो प्लान नहीं कर रहे हो वो। तो सैम बहादुर ने सिंपल सी चीज बोली कि हम इंटरफियर नहीं करते हैं गवर्नमेंट में, हमारा काम है सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, जिसमें हम माहिर हैं। सरकार आपको चलानी आती है, आप सरकार चलाएं, सिक्योरिटी हमें देखनी आती है, हम सिक्योरिटी के लिए ट्रेंड है, हम वो करेंगे। तो ये चीज, तो ये सब चीजें क्या शो करती है, आपके एथिक्स शो करती है। आप अपनी, वही मैंने आपको जो पावर का टॉपिक पढ़ा रहा था, तो वो शो करती है कि भाई आपके पास जो पावर है तो वो किस पर्पस के लिए, वो पर्पस फुलफिल करो उस पावर के थ्रू। उस पावर को एक्सपेंड करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर आपको एक एरिया दिया हुआ है, इस एरिया में ये आपका जुरिस्डिक्शन है, क्षेत्र अधिकार है कि इस एरिया पर आप फोकस करोगे, काम करोगे, तो आपको उस एरिया पर बेस्ट काम करना है। तभी तो स्पेशलाइजेशन निकल के आता है, तभी तो चीजें सही रहती हैं। तो यही चीज हमें देखने को मिल रही है कि कभी भी किसी भी कंट्री के अंदर जैसे गरीबी होती है, अगर, राइट, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन, मुद्रा फीसदी होती है, तो उस समय ऐसी तख्ता पलट की स्थिति जो है वो बनती है। और ECOWS यानी कि इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, ये कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि एक ग्रुप हम लोग को देखने को मिलता है वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स का, जिसको ECOWS बोलते हैं। ये ग्रुप जो है वो कॉमनली काम करता है कि इन ग्रुप ऑफ कंट्रीज के अंदर, 15 कंट्रीज का ये ग्रुप है बेसिकली, और इन 15 कंट्रीज के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि इनका फोकस ये रहता है कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे, ये सभी कंट्रीज इकोनॉमिकली तरक्की करें। देखो नाम से हमारा इकोनॉमिक कम्युनिटी, कि वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज है वो इकोनॉमिकली आगे बढ़े। राइट, तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव हम लोग को देखने को मिलता है। इकोनॉमिक चैलेंजेस, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, पॉवर्टी, ये सब कुछ ऐसी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है जिसके कारण तख्ता पलट की स्थिति जो है वो बनती है। तो बता दीजिए ECOWS में कितनी कंट्रीज हैं टोटल? बताइए ECOWS में कितनी कंट्रीज हैं? 15 कंट्रीज हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, आज के लिए बस इतना ही था, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा हमारे कोर्सेज की डिटेल्स। और ये पूरा कोर्स है जिस कोर्स की फीस अभी 7,500 है, मात्र 7,500 में ये पूरा ऑनलाइन बैच जो है वो आपको मिल जाएगा, प्लस एक गिफ्ट भी आपके लिए इंतजार कर रहा है। तो आप जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें हमारे नंबर पर, ये नंबर है 9713282838 व्हाट्सएप के थ्रू।
तो आपको डिटेल्स मिल जाएगी। प्लस 1 जनवरी 2024 से रेडी रहना, शाम में 7 बजे हम जो है वो डिस्कस करेंगे किताब को। पूरी किताब 15 दिन के अंदर फिनिश करने का हमारा टारगेट है, जो टारगेट हम अचीव करेंगे। जिसको जॉइन करना है सेशन को, आप ये सेशन जॉइन कर सकते हो। चलिए, मिलेंगे हम अब कल की करंट अफेयर्स की क्लास में, और जनरल स्टडीज की क्लास में 10 बजे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद। गिफ्ट क्या है? शिवा, आपने तो ज्वाइन कर लिया। आपने गिफ्ट के साथ ही तो ज्वाइन किया था। हमारी कुछ स्कीम्स हैं, बताया आपको उसके बारे में। चलो, अब मिलेंगे कल की क्लास में करंट अफेयर्स की। वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आप लोग सुबह उठकर ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बस ऐसी ही मेहनत करिए और लगे रहिए, सिलेक्शन आपका होके रहेगा। चलो, जय हिंद।